22 अक्टूबर। हिंदू पेज 1। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को 1989 में G7 ने बनाया था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जनरली इंटर कंट्री ट्रांजैक्शन यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच पैसा ट्रांसफ़र करके करी जाती है, इसलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। 2001 में 9/11 अटैक्स के बाद टेरर फाइनेंसिंग को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया था। इसका हेडक्वार्टर OECD के हेडक्वार्टर्स में ही है, यानी पेरिस, फ्रांस में। इसके 39 फुल मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, US, UK, रशिया, फ्रांस, सारी मेजर कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं। इंडिया 2010 में मेंबर बना था, लेकिन पाकिस्तान फुल मेंबर नहीं है। पाकिस्तान इसका एसोसिएट मेंबर है। FATF की दो लिस्ट बहुत फेमस होती हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट को ऑफिशियली बोला जाता है ज्यूरिसडिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। ठीक है, पाकिस्तान इसमें पहले भी रह चुका है 2008, 12, 18 में। ब्लैक लिस्ट मतलब हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन या फिर कॉल फॉर एक्शन नेशंस। तो जहाँ भी आपको पेपर में इस तरह के टर्म्स दिख जाएं तो समझ जाना ब्लैक लिस्ट की बात हो रही है। इस समय सिर्फ 3 ही कंट्रीज़ ब्लैक लिस्ट में हैं, ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार। अगर एग्ज़ाम में एक सेंटेंस आ जाए, फ्रेज़ आ जाए, म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, तो ये FATF के कॉन्टेक्स्ट में है। ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये रिपोर्ट भी FATF ने निकाली थी। हिंदू पेज 1। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। दुनिया में सिर्फ 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं, उनमें से 95% इंडिया में है। ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है। राजस्थान में इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट गोदावन चल रहा है। ये काफ़ी हैवी होता है, लेकिन ये उड़ सकता है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है क्योंकि सिर्फ कुछ ही बचे हुए हैं। एक टाइम था जब हम कंसिडर कर रहे थे इसको अपना नेशनल बर्ड बनाने के लिए, लेकिन बनाया नहीं था। उसका वन ऑफ द रीजंस ये थे कि बस्टर्ड को कुछ लोग बास्टर्ड बोल सकते हैं, राइट। सो इट वाज वन ऑफ द रीजंस। एनीवेज, ये इतना कम क्यों हो गया है? ये ग्रेन्स खाता है और हम लोग ग्रेन्स पे पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, इसलिए इसकी डेथ हो जाती है। ये ग्रासलैंड्स में रहता है, लेकिन ग्रासलैंड्स को हम काट रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सपोज हो जाता है, इसका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो रहा है और डॉग्स इस पर फिर अटैक कर देते हैं क्योंकि ये ग्रासलैंड में छिप नहीं पाता। ये उड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी लाइन से टकरा जाता है और इसकी डेथ हो जाती है उनमें उलझ के, क्योंकि इसकी आईसाइट काफ़ी कमज़ोर होती है, इसलिए इसको तारे दिखाई नहीं देती। 2020 फरवरी में गांधीनगर, गुजरात में कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ CMS की 13th मीटिंग हुई थी। उसका ये मैस्कट था। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान के चोलिस्तान रीजन में कुछ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए हैं और आशंका है कि ये शायद इंडिया के डेजर्ट नेशनल पार्क से वहाँ गए होंगे। हिंदू पेज 1। पखरो टाइगर सफारी। ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में उत्तराखंड की सबसे पहली टाइगर सफारी है। इसको बनाने के लिए 6000 पेड़ों को इलीगली काटा गया है, ऐसा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। FSI को 1981 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर देहरादून में है। ये इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। हिंदू पेज 11। अग्नि प्राइम। ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि इसको धरती से ही लॉन्च किया जाता है, सबमरीन या एयरक्राफ्ट से लॉन्च नहीं किया जाता है, और दुश्मन के भी धरती पे ही जो टारगेट है उसी पे इसको फेंका जाता है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको DRDO ने बनाया है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल में डिफरेंस अगर आपको जानना है तो इस PDF पे क्लिक करो, इसके पेज 46 पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ये लिक्विड नहीं बल्कि सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ करती है। क्या ये न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवर कर सकती है? हाँ, बिल्कुल। 1000 से 2000 किलोमीटर तक ये मिसाइल ट्रैवल कर सकती है। ये कैनिस्टराइज्ड है, यानी कि इसको लंबे लंबे कंटेनर्स में डाल के किसी ट्रक के पीछे लाद के कहीं भी भेजा जा सकता है, यानी कि बॉर्डर वाले इलाके में इसको भेज दो ट्रक पे लाद के, फिर वहाँ से इसको फायर किया जा सकता है। इंडिया ने बहुत सारी मिसाइल्स बनाई हैं अंडर दिस प्रोग्राम।
इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान। इसको जानने के लिए इस PDF पे क्लिक करना, पेज 46 पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी मिसाइल्स की तरह इसका टेस्ट भी अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया है। ये उड़ीसा के कोस्ट से थोड़ा सा ही दूर है। यहाँ पे बहुत सारी मिसाइल्स का टेस्टिंग करी जाती है। इसको पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था। एडिटोरियल चाइल्ड पॉर्न के बारे में। इंटरनेशनली काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं चाइल्ड पॉर्न को रोकने के लिए, जैसे USA का साइबर टिपलाइन प्रोग्राम। कोई भी इसमें रिपोर्ट कर सकता है अगर उसको इंटरनेट पे चाइल्ड पॉर्न मिलता है तो। एंड फिर इस प्रोग्राम को चलाने वाली NGO वहाँ के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इंस्ट्रक्ट करती है कि आप ये पर्टिकुलर URLs ब्लॉक कर दो। ऐसे ही UK में इंटरनेट इंडस्ट्री ने मिलके एक NGO खोली है, इंटरनेट वॉच फाउंडेशन। ये खुद सर्च करती है कि नेट पे कहाँ कहाँ चाइल्ड पॉर्न मिल सकता है, एंड जैसे ही मिलता है वैसे ही ये लोग उसको डिलीट कर देते हैं। इंटरपोल का एक IT इंफ्रा है ICCAM नाम से। जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ कैसे इनिशिएटिव्स हैं चाइल्ड पॉर्न को रोकने के लिए, तो इंटरपोल का ये इनिशिएटिव उन सभी इनिशिएटिव्स में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है। एक इनहोप नाम का इनिशिएटिव है, ग्लोबली जितने भी 50 हॉटलाइंस है अलग अलग कंट्रीज़ में, ये उन सबको कनेक्ट करता है। तो अगर आपको कोई ऑनलाइन चाइल्ड पॉर्न मिलता है तो आप इनहोप की वेबसाइट पे जाके उसको रिपोर्ट कर सकते हो, टोटली एनोनिमसली, मतलब आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। इंडिया में क्या सिचुएशन है? इंडिया में एडल्ट पॉर्न अगर कोई प्राइवेटली देख रहा है तो वो इलीगल नहीं है, लेकिन चाइल्ड पॉर्न इलीगल है। इंडिया में हमारी गवर्नमेंट बाकी एजेंसीज़ पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि पब्लिक खुद रिपोर्ट करती नहीं है चाइल्ड पॉर्न। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स लायबल नहीं है, क्योंकि वो सिंपली कह देते हैं भाई हम तो सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, ये तो पीछे कोई और होस्ट कर रहा है चाइल्ड पॉर्न को। एंड गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई भी मैकेनिज़्म नहीं है जिससे गवर्नमेंट खुद सर्च करे नेट पे कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें मिलती हैं एंड कैसे हम इनको रोक सकते हैं। फिर भी हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे NCRB जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, उसने USA के साइबर टिप लाइन के साथ पार्टनर किया है, एंड USA का साइबर टिप लाइन NCRB को रिपोर्ट्स भेजता रहता है कि कौन कौन से चाइल्ड पॉर्न इंडिया से अपलोड करे गए हैं। ऐसे ही UK के इंटरनेट वॉच फाउंडेशन के साथ हमारी एक NGO आरंभ इंडिया ने पार्टनर किया और उसने इंडिया का पहला ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया। यानी कि इंडिया में अगर आपको कोई चाइल्ड पॉर्न दिखता है इंटरनेट पे तो आप इस वेबसाइट पे जाके रिपोर्ट कर सकते हो। हम और क्या कर सकते हैं चाइल्ड पॉर्न को रोकने के लिए? तो आप सिंपली लिखो कि 2020 में राज्यसभा की कमेटी बनी थी अंडर जयराम रमेश। उस कमेटी की रिकमेंडेशंस हम फॉलो कर सकते हैं। कमेटी ने कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स सजेस्ट किए थे, जैसे चाइल्ड पॉर्न की डेफिनेशन हमें और एक्सपैंड करनी चाहिए। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे हम एक्टिवली सर्च करें कि नेट पे कहाँ कहाँ ये चीज़ें मिलती हैं, एंड इसकी मैंडेटरी रिपोर्टिंग को, यानी कोई भी बंदा अगर चाइल्ड पॉर्न को एनकाउंटर करता है तो उसकी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि वो उसको रिपोर्ट करे एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स उसको ब्लॉक करें। टेक्निकल मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं? डार्क वेब पे हमें मॉनिटर करना चाहिए कि कहाँ कहाँ चाइल्ड पॉर्न कंटेंट बेचा जाता है। उसके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को हमें तोड़ना चाहिए ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली कौन लोग हैं जो इन चीज़ों में ट्रेडिंग करते हैं। एंड जब भी कोई चाइल्ड पॉर्न खरीदता है तो जनरली वो लोग क्रिप्टो करेंसीज़ में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हम क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस पे नज़र रख सकते हैं ताकि जो लोग जब भी कोई पेमेंट करते हैं चाइल्ड पॉर्न के लिए तो हम उनको पकड़ पाएँ। एग्ज़ाम में अगर CSAM चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल वर्ड आ जाए तो समझ लेना चाइल्ड पॉर्न की ही बात हो रही है। पॉक्सो हमने क्लास 33 के पेज 7 पे डिस्कस किया था। रोज़ सोने से पहले एक आर्टिकल की समरी ज़रूर लिखोगे तो प्रैक्टिस होगी। अगर आप अभी बुरा लिख रहे हो तो सोचो एग्ज़ाम में तो प्रेशर में और भी बुरी चीज़ें लिखोगे, इसलिए अभी से अच्छे से चीज़ों को लिखने की प्रैक्टिस करो। कुछ दिन बेशक आप बेकार लिखोगे, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट अपने आप हो जाएगी।